प्रतिनिधि एकत्र हुए। नमस्कार, संसद के समक्ष मुद्दों में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। 20 जुलाई को यह सत्र शुरू होगा, 11 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और इस सत्र में 23 दिन का सत्र है। करीब करीब 17 बैठकें होनी हैं। देश में राजनीतिक तापमान, राजनीतिक माहौल वैसे ही गरमाया हुआ है क्योंकि अब कह सकते हैं कि देश चुनावी मोड में पहले ही आ चुका है। बीजेपी और दूसरी तरफ हम विपक्ष देख रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल जो हैं गठबंधन बना रहे हैं। बीजेपी भी अपने गठबंधन को मजबूत बना रही है। कह सकते हैं कि पूरा देश इस वक्त चुनावी मोड में है। ऐसे में जबकि चुनावी मोड में देश आ चुका है, राजनीतिक पार्टियां आ चुकी हैं, संसद का ये सत्र जो है कैसा होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। जाहिर सी बात है, मानसून सत्र है और दिल्ली और देश के कई हिस्से जो हैं पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो संसद का सत्र होगा ये भी हंगामेदार होगा। बिजलियां भी कड़केंगी और सियासी बरसात भी खूब होगी, मुद्दे भी खूब उठेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है, चुनाव में जाने से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने मुद्दों को ज़्यादा जोर शोर से जनता के बीच पहुंचाने के लिए इस मॉनसून सत्र का सहारा लेती दिखेंगी। और पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से क्या एजेंडा रहेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़े हैं, खास मेहमान। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। गुरु प्रकाश पासवान जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनुराग ढांडा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ विजय कौशिक जी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले, क्योंकि संसद के समक्ष मुद्दे में राष्ट्रीय पार्टियां जो है उनका प्रतिनिधित्व होता है, तो सबसे पहले अनुराग ढांडा जी को बहुत बहुत बधाई। पहली बार जो है संसद के समक्ष मुद्दे में वो जुड़ रहे हैं क्योंकि अब आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा मिल चुका है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं विजय कौशिक जी आपसे पूछता हूं। विपक्ष तो ऐसा लगता है कि एक मोर्चा पूरी तरह से बना चुका है और मोर्चा बनाने के बाद विपक्ष के पास मुद्दे जो हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर्स की जो मीटिंग हुई थी, जो रणनीतिक बैठक हुई थी, उसमें मणिपुर को लेकर कहा गया, उसमें मणिपुर पर बात होगी और साथ साथ ये भी कहा गया कि देश के अन्य मुद्दे, लेकिन सरकार की तरफ से जो है कॉमन सिविल कोड जो है उसको लेकर ऐसा लगता है सरकार का फोकस रहेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस क्या एक सामूहिक रूप से इस बार जो है सरकार पर अटैक करने के मूड में होगी क्या? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष का जो धर्म है वो निभाना कांग्रेस की जिम्मेवारी है, उसे हम निभाते ही रहेंगे। जहां तक सत्ता पक्ष की बात है, तो सत्ता पक्ष का जो बर्ताव पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं, उसमें इन्हें हमारी कोई बात सुननी तो है नहीं, कोई हमसे कोई डिस्कशन तो करना है नहीं। इनका तो केवल मुद्दा ये रहता है कि जब जिस मुद्दे पर ये घिर रहे हो उस पर खुद ही हंगामा कराकर संसद को स्थगित कर देते हैं। बहरहाल, हमारा जो मुद्दा है कि अगर यूसीसी को लेकर सरकार कोई बिल पेश करती है और उससे देश के किसी समुदाय को ऐतराज है, तो हम उन चिंताओं को लेकर जरूर सरकार के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी जो बड़ा मुद्दा हमारी पार्टी के लिए है वो बड़ा मणिपुर का मुद्दा है, जहां जो लगातार अभी भी रुक रुक कर जो हिंसा हो रही है, जहां पर हमारे नेता राहुल गांधी जी भी गए थे कि वहां किसी तरीके से शांति बहाली हो। तो इन सभी प्रमुख मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरेंगे। महंगाई भी हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि देश की अधिकांश जनता इससे पिस रही है। 200 रुपए किलो तक टमाटर बिक गए इस देश में। तो आप ये देखिए कि भी आम जनजीवन कितना प्रभावित है, चाहे वो जल भराव के मुद्दे पर, क्योंकि मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी देश में, जबकि देश में कोई ऐसा शहर नहीं दिखा जो डूबा ना हो। इसी तरह मोदी जी ने अपने सांसदों से कहा था कि एक एक गाँव आपको गोद लेना है, उनमें विकास कराना है। इनके सांसदों ने जो गाँव गोद में लिए थे उनकी भ्रूण हत्या कर दी गई और वहां पर जल भराव की स्थिति और तमाम जो नरकीय स्थिति है वो देश की जनता को देखने के लिए मिली। तो निश्चित तौर पर विपक्ष में होने के नाते जो हमारा फर्ज है उसमें हम चाइना के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, उसमें हम विदेशी कर्ज के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। जो चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, जो $100 अरब को क्रॉस कर चुका है, उन सभी मुद्दों पर जो हमारी चिंताएं हैं। ओके, आपने विजय कौशिक जी आपने मुद्दे बहुत गिनाए हैं और आपने हंगामे की भी बात की, तो मुझे चिंता यह है कि सारे मुद्दे क्या संसद में उठ पाएंगे, क्योंकि हमने अगर देखा, अगर मैं बजट सत्र की बात करूं तो बजट सत्र में भी जो है जो पहला सत्र था, सत्र का पहला हिस्सा था, उसमें 46 घंटे जो है थे और लोकसभा के उसमें 33% सिर्फ काम हुआ था। राज्यसभा के 32 घंटे थे, 24% काम हुआ था और सत्र के दूसरे हिस्से में तो
महज 5%, 6% काम हुआ था। तो सवाल यह है कि ये सब मुद्दे उठाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि संसद चले, लेकिन होगा क्या मैं नहीं जानता। पर गुरु प्रकाश जी, ऐसा लगता है विपक्ष जो है अब सामूहिक रूप से जो है सरकार पर हमला करने के मूड में है। ऐसे में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब विपक्ष जो है कई मुद्दों पर सहमति बना रहा है। अशोक जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। और अशोक जी, बहुत अच्छा ये आपने चर्चा का विषय यहाँ रखा है कि संसद के समक्ष मुद्दे, और इस नाते कई बार हम लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो मैं देख रहा था कि इस मॉनसून सत्र के पहले ऐसे कौन कौन से प्रमुख बिल हैं जिसपे चर्चा होनी है। लगभग 37 बिल हैं जो कि पार्लियामेंट में भी पेंडिंग है। उनमें से जो प्रमुख बिल है, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय भी जिसका है, वो है डेटा प्रोटेक्शन का बिल। पर्सनल डेटा को लेकर के अभी पूरे दुनिया में चर्चा है कि हमारे डेटा का दुरुपयोग ना हो, हमारे डेटा के नाम पे कोई बैंक फ्रॉड ना हो, हमारे डेटा और हमारे प्राइवेसी का अधिकार बरकरार रहे। और ऐसे बहुत सारे बिल हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है शेड्यूल कास्ट ऑर्डर का, कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, जम्मू कश्मीर में जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, उन लोगों को भी आरक्षण का समग्र लाभ कैसे मिले। तो लेजिस्लेटिव एजेंडा होता है, ये विधायी एजेंडा होता है मॉनसून सत्र के पहले, जिसके पहले एक पृष्ठभूमि बनती है। स्टैंडिंग कमेटी में इसकी चर्चा होती है, अलग अलग दल के सदस्य वहां पे अपने अपने विचार रखते हैं और चर्चा को और सकारात्मक और संवेदनशील बनाते हैं। हर सत्र को राजनीति के आधार पर धो देना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मुझे कभी ये पंक्ति याद आती है, तो हंगामा हो, हंगामा आप करिए, आपके हंगामा का आधार हो, उसका तर्क हो, उसके तथ्य हो, लेकिन सदन में जो कि टैक्स पेयर्स के पैसों से चलता है, करदाताओं के पैसों पे चलता है, वहां सकारात्मक, संवेदनशील और समाधान केंद्रित बात हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। देश इससे नहीं चलता अशोक जी। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। ये जो बिल है, मीडिएशन बिल पे चर्चा करिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पे चर्चा करिए, डेटा प्रोटेक्शन बिल पे चर्चा करिए। हर बात पे हवाबाजी, हवाबाजी और रेटोरिक से आगे बढ़कर के ठोस मुद्दे क्या है। पर गुरु प्रकाश जी, इससे पहले क्या अभी विजय जी ने भी कहा, और विपक्ष का मोटे तौर पर आरोप यह रहता है कि आप लोग विपक्ष से डिस्कशन नहीं करते, सलाह नहीं करते। आप लोग ले आते हैं, इशू ले आते हैं सीधा, उसके बाद जो है उसको पास कराने के लिए संसद में जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास अब जो बिल जाने की संख्या, वो भी जो उसका प्रतिशत देंगे वो भी बहुत कम हो गया। तो आप लोग अपनी ताकत से सदन को चलाने की कोशिश करते हैं, ये आरोप लगता है। आप ऐसे में डिस्कशन तो हो कैसे? नहीं, देखिए अशोक जी, इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है, इस आरोप में कोई वास्तविकता नहीं है। आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ था। आपने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की व्यवस्था होती है। डेटा प्रोटेक्शन बिल में कांग्रेस के सदस्य नहीं थे क्या? कोई भी बिल होता है अशोक जी, किसी भी बिल पे वृहद कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा होती है। अभी आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में चर्चा के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिक डोमेन में रखा है। अशोक जी, आपके मन में कोई विचार है, आपको किसी ने रोका है? आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, उस लिंक पे जाइए और आप लिखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे ये समस्या है, ये प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। लोकतंत्र का आधार विमर्श है, लोकतंत्र का आधार संवाद है, लोकतंत्र का आधार चर्चा है। आप चर्चा नहीं होने देंगे, ये तो आपके अधिकार को प्रेषित करता है अशोक जी। ओके विजय जी, एक मिनट रुकिएगा, पहले मैं अनुराग जी को इस डिबेट में ले आऊं, फिर मैं आपसे आपके पास आता हूं वापस। अनुराग जी, अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जाहिर सी बात है कि अब विपक्ष का जो एक अलायंस बन रहा है उसका भी आप लोग हिस्सा हैं। जिन पार्टियों से आपने लगभग दूरी बना रही थी, अब उन पार्टियों के साथ आप मिलकर सरकार के विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन अगर मैं एजेंडा की बात करूं तो दिल्ली का जो अध्यादेश है दिल्ली को लेकर, वो तो आम आदमी पार्टी का सबसे प्रमुख एजेंडा है। क्या अन्य इश्यूज भी ऐसे हैं जिस पर आप लोग संसद में कांग्रेस के साथ और बाकी पार्टियों के साथ जो है एक तालमेल करके जो है संसद में अब काम करेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त ज्वलंत मुद्दे हैं देश में और जिन पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो अध्यादेश का मुद्दा है वो सीधे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का कितना सम्मान करते हैं, और उसको लेकर के एक बहस होनी चाहिए, एक चर्चा होनी चाहिए जिसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आए, जिसमें कम से कम ये स्पष्ट हो कि ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली के चुनाव होने के बावजूद, चुने हुए मुख्यमंत्री होने के बावजूद, केंद्र सरकार आमादा है कि हम अपने तरीके से चलाएंगे दिल्ली को। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने एक निर्णय लिया कि चुनी हुई सरकार जो है वही चलाएगी दिल्ली को। उसके बावजूद आप अध्यादेश लाके उसको पलटते हैं,
और अब सदन में जब लगभग बहुत सारे जितने मुख्य विपक्षी दल हैं उन सब के बीच में एक सहमति है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ उठाया गया एक कदम है, इसके खिलाफ एकजुट होना बहुत जरूरी है, इस पे एक वॉइस में बोलना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा अगर कोई आने वाले इस सेशन में होने वाली है तो वो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस अध्यादेश पर होनी चाहिए कि क्या इसी तरीके से ये एक एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, क्या आगे चल के बाकी राज्यों के साथ भी ऐसा ही तो नहीं होने वाला है, उनके अधिकारों का भी हनन तो नहीं होगा, उनके अधिकार छीने तो नहीं जाएंगे। और क्या ऐसा कारण है कि प्रधानमंत्री जी अगर विदेश में हैं और वहां से अगर उनको बाढ़ का जायजा लेना है तो चुने हुए मुख्यमंत्री से बात नहीं करते हैं, बल्कि जो अपॉइंटेड एलजी हैं उनसे बात कर रहे हैं कि जायजा ले रहे हैं दिल्ली का। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हैं जो इस बार सदन में प्रमुखता से चर्चा में आनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं और जो हमारे साथी ने अभी कहा कि सदन को चलने देना चाहिए, आपने भी कहा कि 33% समय ही सिर्फ सदन चल पाया, ये जिम्मेदारी सरकार की भी तो है आलोक जी, उनको भी तो ये देखना होगा कि जो एजेंडा वो लाना चाहते हैं पटल पे, उनके साथ साथ जो विपक्ष मुद्दे उठाना चाहता है उनको भी तो बराबर की भागीदारी देनी होगी, उन मुद्दों पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। ये जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि संसद के अंदर हैं ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और नीचे से अगर लोगों की कोई वॉइस आ रही है, कोई मुद्दा आ रहा है तो उसके बारे में चर्चा होना अनिवार्य है। तो इन सारे मुद्दों पे फिर चाहे उसमें जो मणिपुर की जो स्थिति है उसको लेकर के, फिर चाहे उसमें महंगाई की जो स्थिति है उसको लेकर के, फिर जो बाढ़ के जो हालात हुए उसमें कोई एक नेशनल प्लान नजर नहीं आया कहीं पे भी कि जिससे सक्षम तरीके से लोगों को बचा करके ऐसा लगे कि गवर्नमेंट है कहीं पे। वो तस्वीर एक नेशनल सिनेरियो में कहीं पे नजर नहीं आई जब आपके 5-6 स्टेट जो हैं वो प्रभावित हुए अलग अलग तरीके से। तो मुझे लगता है ये सारे विषय हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आने वाले सेशन में जो होने वाला है वो यही है जिसपे लगभग एक राय बन चुकी है विपक्ष की कि अध्यादेश ला करके और केंद्र सरकार इस तरीके से तानाशाही रवैये से अगर प्रदेशों में सरकारों को ओवर पावर करेगी तो उसके ऊपर संसद को बहस करनी पड़ेगी, चर्चा करनी। अनुराग जी, एक छोटा सा मैं सप्लीमेंट क्वेश्चन, फिर मैं इस पर रिस्पॉन्ड लूंगा और मैं विजय जी आपके पास भी आऊं। अनुराग जी, एक बात है कि पूरा अगर इस पूरे, क्योंकि आप कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है, लेकिन इस इशू पर अभी भी बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो बीएसपी हो या बीआरएस हो या फिर मैं बात करूं जो है जगन मोहन रेड्डी की जो वाईएसआर है, ऐसी कई पार्टियां हैं जो अभी विपक्ष की तरफ से उनका रुख अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। और जब तक, और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है, जब तक ये पार्टियां भी साथ नहीं आती तब तक आप लोग जितना जोर लगा लें सरकार जो है इस अध्यादेश को पारित करवा सकती है, जो नंबर्स गेम दिखता है। ऐसे में ये बाकी पार्टियों को भी क्या साथ लेने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल हम लोग तो हर पार्टी को अप्रोच कर रहे हैं और इसलिए अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि ये तो पूरे देश के सामने इस पे समग्र चर्चा हुई है पूरे देश के अंदर, लोगों ने इस पर टीवी डिबेट्स भी बहुत हुए हैं, लोगों के बीच में भी चर्चा है कि क्या इस तरीके से 8 साल हमने केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक डिसीजन दे दिया, क्या उसको इस तरीके से ओवर रूल, ओवर पावर किया जा सकता है? क्या बिल्कुल एक तरफा लोकतंत्र में केंद्र सरकार ने जैसे कह दिया वैसे ही चलेगी? तो फिर दिल्ली विधानसभा की और दिल्ली के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स की क्या पावर रह जाती है ऐसी स्थिति में? उनके ऊपर की ऑफिसर्स को ये कह दिया जाए कि ऑफिसर्स तय करेंगे, मिलकर मुख्यमंत्री के भी ऊपर उनको पावर दे दी है वहां पे। तो ऐसी स्थिति में ये तो इन सभी राजनीतिक दलों को सोचना है कि आज दिल्ली की बारी है, कल को कोई भी प्रदेश हो सकता है, कल को कोई भी दल जो है वो इसका शिकार हो सकता है। तो इन सभी राजनीतिक दलों के अंदर भी ये मंथन चल रहा है कि इस मुद्दे पर उनको क्या स्टैंड लेना है पार्लियामेंट के अंदर, और हम भी लगातार संपर्क में, हम भी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें किसी राज्य विशेष की बात नहीं है, बल्कि ये लंबी चर्चा, एक बड़ी चर्चा की शुरुआत है कि अगर इसको ऐसे ही होने दिया गया तो आगे भी एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि आप किसी भी राज्य में किसी का भी अधिकार कुछ भी छीन। ओके गुरु प्रकाश जी, जाहिर सी बात है 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो कहीं अनुराग जी ने, मैं उस पर रिस्पॉन्ड, उन्होंने बाढ़ की बात की, उन्होंने कहा कई राज्यों में बाढ़ है और कहीं लगता नहीं कि सरकार जो है, और मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी जो है संसद में सत्र में उठेगा ही, क्योंकि जितना कई राज्यों से जो खबरें आ रही हैं, दिल्ली में जो हाल हुआ 40 साल बाद दिल्ली में ऐसी बाढ़ देखी। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई सीधा प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री से ना बात करते, चुने हुए मुख्यमंत्री से ना बात करके एलजी से बात करते। तो ये सारे इशू जो हैं, क्योंकि अब इस सत्र के बाद, बल्कि इस सत्र के बाद क्यों, मैं कहता हूँ इस सत्र से पहले ही देश चुनावी मोड में चला गया और आपको एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स दिखाने के लिए इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है। देखिए अशोक जी, मैं ध्यानपूर्वक अपने साथी की बात को सुन रहा था
और उन्होंने अच्छी बात कही और उनकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि लोकतंत्र को लेकर के चर्चा क्यों नहीं हो। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में जो निशंस और विभत्स हिंसा का स्वरूप टेलीविजन पे हमने देखा है, लोगों को नामांकन तक नहीं करने दिया गया है। आज बेंगलुरु में ऐसी निशंस तानाशाह सरकार के साथ आप लोग बैठे हुए हैं, वहां लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जाता है। मैं साधारण सवाल पूछना चाहता हूं, बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी है, लैंड ऑफ डेमोक्रेसी है, यहां डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की संस्थागत हत्या हो गई है लाठीचार्ज से, जहानाबाद जिले के हमारे पार्टी के नेता विजय कुमार सिंह जी। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। और जहां तक बाढ़ की बात है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यमुना के डेवलपमेंट के लिए 600 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिखाए थे। क्या वो 600 करोड़ का अब वो हिसाब नहीं मांगेंगे क्या? दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी थी। दिल्ली सरकार फेल हो गई है और फेल होने के बाद भ्रम फैला रही है कि भाई हरियाणा ने पानी भेज दिया, उत्तर प्रदेश ने पानी भेज दिया। इस प्रकार से आप अपने फेलियर को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। और लगातार ये कोई दिल्ली सरकार ने आज किया है। चौथी बात, आपने ऑर्डिनेंस की बात बोली, नेशनल सिविल सर्विसेज नेशनल कैपिटल अथॉरिटी की जो बात है, उसमें मुख्यमंत्री का स्थान नहीं है क्या? उसमें मुख्यमंत्री का स्थान है, मुख्यमंत्री का स्थान है। उस बिल में बकायदा मेंशन किया गया ऑर्डिनेंस में कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री भी बैठेंगे, उस चर्चा में भाग लेंगे। आप चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आप उनको व्हाइट वॉश कर दें। अरे लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए ना, लोकतंत्र में नियमितताएं होनी चाहिए ना। आप कुछ भी करिएगा, दिल्ली सरकार के आधे मंत्री तो जेल में है और उन सबके ऊपर सीरियस करप्शन के एलिगेशंस हैं। सीरियस करप्शन के एलिगेशंस के बावजूद यदि आपको लगता है कि अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, अपने तानाशाही को बरकरार रखने के लिए लोकतंत्र का आप उड़ावा उड़ेंगे, तो ये ठीक नहीं है अशोक जी। ओके, मुझे लगता है कि ये संसद में जो है दिल्ली पूरे देश की बात होगी, लेकिन जाहिर सी बात है अनुराग जी, और क्योंकि ऑर्डिनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए जो है इसको लेकर के और इसी को लेकर विपक्षी एकता की जो दिक्कतें आ रही थी, उसको शुरू में यही दिक्कतें थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ आने में। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने इस पर सपोर्ट किया, तुरंत जो है आम आदमी पार्टी विपक्ष की जो है बैठक में पहुंच गई। तो इसलिए ये इशू डोमिनेट तो जरूर करेगा, लेकिन संसद सत्र है, देश के अन्य मुद्दों पर भी तमाम बात होगी। लेकिन एक बात जो मैंने शुरू में कहा, विजय जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जाहिर सी बात है विपक्ष जो है, जैसे मैंने कहा, चुनाव से पहले एक पब्लिक पोस्चरिंग होने की पूरी जो है सब लोग कोशिश करेंगे, और उसमें जो है विपक्ष आता है बीजेपी को एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स दिखाना कि लोकतंत्र में खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी भी वही कह रही है, कांग्रेस भी वही कहती है। लेकिन अभी जैसा जो अभी गुरु प्रकाश जी ने कहा, इंपॉर्टेंट बात विजय जी ये है कि जब आप ये कहते हैं कि बीजेपी और एनडीए और ये सरकार जो है लोकतंत्र विरोधी है, तो उसके बाद पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में जो हुए, उस पर आप लोगों का रवैया पूरा देश समझ नहीं पाता। आपके नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को टीएमसी वाले मार रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी वहां कहते हैं कि टीएमसी चोरों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है। यहां पर आप लोग जो है संसद में मिलकर के एक रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बजट सत्र में देखा था, बजट सत्र में दोनों एक ही मुद्दे पर अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे थे, टीएमसी और कांग्रेस। तो ऐसे में ये विपक्षी एकता क्या सदन में टिक पाएगी? चुनाव तो दूर की बात है अभी। देखिए अशोक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो देश के हालात हैं उसमें हमारी पार्टी के समक्ष करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि अगर हम देश को बचाने से चूक गए तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल, जहां तक जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनके खिलाफ अध्यादेश लाना, ये केंद्र सरकार का अधिकार है, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन तानाशाही कहाँ है? किसी दूसरे की ना सुनना, विपक्षियों की ना सुनना और अपनी मनमर्जी दूसरों के ऊपर थोपना, चाहे वो कृषि बिलों का मामला रहा हो, चाहे इस मुद्दे पर भी जो सरकार है वो बात कर सकती थी, दिल्ली सरकार से मिल बैठकर मामला सुलझ सकता था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ इतनी ही अपनी भूमिका में है कि भाई जो किसी भी चीज को जिस तरह से तानाशाही पूर्वक थोपा जाता है, विपक्षियों की सुनी नहीं जाती, उससे तानाशाही का हम विरोध कर रहे हैं। अध्यादेश लाना उसका अधिकार है, वो लेकर आई है, आज वो बहुमत में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से कृषि बिलों को उन्होंने जबरदस्ती पास करा लिया, संसद से भी राज्यसभा से भी, तो इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा तो एक बड़ा सीधा सा मुद्दा है कि देखिए, हमारा जो नजरिया है
भाई जरूरी नहीं है कि भी वो नजरिया भाजपा का हो, क्योंकि भाजपा तो सोच रही है वो जाने देश को किन ऊंचाइयों पर ले जा रही है, लेकिन हमें देश गड्ढे में जाते दिखाई दे रहा है। ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें, क्योंकि 70 सालों में देश के ऊपर कर्जा हुआ 40 लाख करोड़, जो बढ़कर इनके राज में हो गया 140 लाख करोड़। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ डूब गई पता नहीं, नमामि गंगा परियोजना कहाँ डूब गई पता नहीं, पीएम केयर्स में जो लाखों करोड़ रुपया आया कहाँ है, क्या है, सरकार का उसमें क्या रोल है वो पता नहीं। बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार इन्होंने देने का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया, ऑन रिकॉर्ड है। इसी तरीके से महंगाई, मान लीजिए पहले 28% जीएसटी 100 रुपए के ऊपर लगती थी, 100 रुपए की चीज 300 रुपए की हो गई। पहले जीएसटी के दायरे में 100 चीजें थी, आज 1000 चीजें हो गई। तो टैक्सों के रूप में जो जनता का खून निचोड़ रहे हैं, इसके अलावा टोल टैक्स के रूप में, इसके अलावा पेट्रोल डीजल के ऊपर भी आप देख लीजिए, मतलब हर तरह से इस देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। और जो विदेशों की स्थिति में आपको बता चुका हूँ, चाइना के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया हमारा, चाइना भी जिस तरह से सीमा पर मुखर है। इसी तरीके से मान लीजिए जिनको राफेल कंपनी का ठेका सरकार ने दिलाया, अनिल अंबानी को लेकर भी किस तरह की चीजें आ रही हैं, उनके भाई मुकेश अंबानी को लेकर भी क्या स्थितियां हैं। तो ये देश पूंजीपतियों का गुलाम बनकर रह जाएगा। ओके गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। बनकर रह जाएगा, तो हम इस तानाशाही के खिलाफ हैं। ओके गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए जी। नहीं, मैं ध्यानपूर्वक तरीके से सुन रहा था, और कई बार आश्चर्य होता है कि जिस पार्टी के प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपए चलता है और गांव में 15 पैसे पहुंचता है, उस पार्टी के लोग भी इस प्रकार से बात करते हैं। बहरहाल हमें यह समझना चाहिए कि 2014 तक 1947 से लेकर 1947 से लेकर के 2014 तक हम विश्व में 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे। लगभग हमें 50-55 साल लग गए वहां तक पहुंचने में, और 9 वर्षों में हम आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज भारत कहता है तो पूरा विश्व इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाता है, आज भारत कहता है तो पूरा विश्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाता है, आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है, आज भारत के पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता है, आज भारत 150 से अधिक देशों में ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री से लोगों तक वैक्सीन पहुंचाता है। आज भारत 220 करोड़ वैक्सीन के डोजेस लगा करके देश के एक एक नागरिक को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसी देश में पोलियो आया था, कितने साल लगे थे वैक्सीनेशन में? इसी देश में हेपेटाइटिस आया था, कितने साल लगे थे वैक्सीनेशन में? आपके वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब का बयान है 2012 का कि देश में गरीबी 44% है। आज IMF को, वर्ल्ड बैंक को उन्होंने कहा है कि गरीबी घट के 1% से कम हो गई है। गरीबी कम हो रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। अगर आप लोगों को, और मुझे लगता है कि एक बीमारी हुआ करती थी मोतियाबिंद, कुछ लोग हैं उनको मोदियाबिंद हो गया है, वो इस बात को पचा नहीं सकते हैं। 75 साल लग गए इस देश को अशोक जी, एक आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचने में। एक आदिवासी की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है, और उनका पानी पी कर विरोध किसने किया था? कैसे कैसे शब्दों का आपने उपयोग किया था आदिवासियों के लिए? आज छत्तीसगढ़ में जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ में दलित समाज के युवा निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अपने सम्मान के साथ समझौता तब करता है जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। और आप वहां राजनीति कर रहे हैं बेंगलुरु में, जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दलित सड़क पे उतरे हैं, दलित समाज के युवा निर्वस्त्र होकर के, उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है आपने, फिर भी आप राजनीति कर रहे हैं। आपको मोदियाबिंद हो गया है, आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि चाय वाला सामान्य परिवार का, अति पिछड़े परिवार में देश का ताकतवर प्रधानमंत्री है। ओके मैं इस इशू पे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले मैं एक मिनट विजय जी, एक मिनट रुकिएगा कि मैं अनुराग जी को ले आऊं, बहुत देर से अनुराग जी के। अनुराग जी, दिल्ली ऑर्डिनेंस एक इशू है जिस पर आप लोगों ने बताया कि आप सभी विपक्ष के साथ तालमेल कर पर इसको लेकर सरकार के सामने सरकार को घेरने की कोशिश में। इसके अलावा और कौन कौन से इशू आपको लगता है कि इस सत्र में आपके लिए, आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट इशू होंगे? देखिए, मुझे वो अभी हमारे साथी मोतियाबिंद बोल रहे थे तो उससे ही मुझे ध्यान आया कि मोतियाबिंद किससे हुआ है। देखिए जरा, कि बहुत ही सिलेक्टेड चीजें दिखाई देती हैं या अपने ही अंदर की चीजें दिखाई देती हैं। आज देश की क्या हालत है, 200 रुपए से ज्यादा के रेट में टमाटर बिक रहे हैं। आज देश की क्या हालत है कि सबसे महंगी रसोई गैस अगर पूरी दुनिया में कहीं पर है तो वो इंडिया के अंदर है। आज इनके राजनीति करने का तरीका क्या है, मैं एक उदाहरण दूंगा और वो पूरे देश पे इंप्लीमेंट होता है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये कहा
कि हमें तो जनता ने चुन लिया तो ठीक है, नहीं तो कंबल तान के सो जाऊंगा। मतलब इनकी जन सेवा की ये भावना है कि अगर तो सत्ता मिली तो हम लोगों का खून चूसेंगे, अच्छे तरीके से उनको उनका इस्तेमाल करेंगे पावर्स का, और अगर सत्ता नहीं मिली तो जन सेवा नहीं करेंगे, फिर हम कंबल तान के सो जाएंगे। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की हालत पूरे देश के अंदर है। और जब मैंने कहा जब कि बाढ़ की स्थिति को लेके एक समग्र बहस होनी चाहिए, तो उसमें कोई नेशनल प्लान कहीं नजर नहीं आता है। स्टेट्स अपने आप जूझते रहे एंड नेशनल कोई प्लान नहीं है। अगर किसी को स्टेट को किसी मदद की जरूरत है तो ना देश के प्रधानमंत्री उस तरफ देखते हैं, ना केंद्र सरकार उस तरफ देखती है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा एक नेशनल प्लान होना चाहिए जिसमें इन सब चीजों से निपटने की गुंजाइश हो, वो कहीं नजर नहीं आती है। और अलग थलग राज्यों को छोड़ दिया जाता है कि अपनी स्थिति से खुद निपटिए। बाहर बैठ के तमाशा देखने जैसी जो स्थिति है, वो जो लोकतंत्र है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में जिस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा अभाव है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये महंगाई का मुद्दा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन में। जो किसानों की स्थिति है पूरे देश में वो बहुत महत्वपूर्ण है। और 75 साल में अगर आप देखें तो हम इतना देश को आगे बढ़ाने के उदाहरण दे दिए, लेकिन मैं उन्हीं उदाहरण में ये पूछना चाहता हूं कि आपने सरकारी स्कूलों की स्थिति क्यों नहीं बताई? आज भी हजारों की तादाद में पूरे देश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? आपने ये क्यों नहीं बताया कि उज्ज्वला योजना में आपने सिलेंडर्स तो दे दिए, पर वो गैस तो दुनिया में सबसे महंगी हम ही दे रहे हैं देश में, तो वो सिलेंडर्स का क्या हुआ गरीब परिवारों ने जो लिए? आपने क्यों नहीं बताया 2022 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा था पक्के मकान सब गरीबों को मिल जाएंगे। हम तो अभी बाढ़ राहत में मैं कई जगह जाके मैंने देखा लोगों के कच्चे मकान ढह गए। तो वो कौन लोग थे जिनके कच्चे मकान रह गए? प्रधानमंत्री जी उनको 2022 तक क्यों नहीं दे पाए पक्के? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार विपक्ष के इन आइडियाज को, विपक्ष की इन बातों को, जनता के इन मुद्दों को अपनी बहस में शामिल करेगी या तानाशाह तरीके से अपनी कुछ चीजें ले आएंगे, खुद ही हंगामा कराएंगे? ओके, गुरुप्रकाश जी रिस्पॉन्ड करो उससे पहले जल्दी से विजय जी आखिरी कमेंट आपका कल मिलाकर। गुरुप्रकाश जी एक मिनट, विजय जी का कमेंट लेके फिर आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भाजपा प्रवक्ता भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जुमलों का जिक्र कर रहे थे, दरअसल वो जुमला हवा में तो है लेकिन जमीन पर कहीं नहीं है। जनता का कोई भला उन जुमलों से नहीं हुआ है। तो लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें अहंकार हो चुका है कि इन्होंने अपने जुमलों से इस देश को चांद पर पहुंचा दिया। तो निश्चित तौर पर अपने इस अहंकार के चलते ये किसी की सुनना ही नहीं चाहते। इन्होंने वही वाला हाल कर रखा है जैसे सूखा चारा होने की स्थिति में एक घोड़े को हरा चश्मा पहना दिया गया था ताकि उसको चारा हरा दिखाई दे। इस तरह से भाजपा ने वो चश्मा खुद पहन लिया है कि भाई इनके जुमलों से ये देश जो है बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, विश्व गुरु बन गया। और अर्थव्यवस्था तो बन गया ना, वो तो ऑन पेपर है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो अब हम हैं, इसको तो कोई कहने की जरूरत नहीं है। चूज कर बने हैं ना। हाँ। जैसे देश की जनता गरीब और कमजोर है और बेरोजगारी और भुखमरी से पीड़ित है, वो देश बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करे तो चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे देश के नेताओं को। वो ये मत कहिए, समस्याओं के जिक्र कीजिए, लेकिन 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने पे किसी को चुल्लू और पानी में नहीं डूबना चाहिए। छाती गर्व से मैं कह रहा हूँ, समस्याएं हो सकती हैं और है, उन समस्याओं की मैं मना नहीं करता। ईमानदार नागरिक होने के नाते आप संपन्न हैं तो ये देश के लिए गौरव की बात है, और संपन्न होते हुए भी आप परेशान हैं। हाँ, ओके, समय बहुत कम है। अनुराग जी माफी चाहूंगा, समय 30 सेकंड में बात की, फिर अच्छा बोल दीजिए, फिर मैं गुरुप्रकाश जी आखिरी कमेंट। टाइम का कमेंट कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश के लोग बहुत मेहनती हैं, सबने मेहनत से यहाँ तक पहुंचाया, लेकिन उस अर्थव्यवस्था में गरीब भी और देश का हर वर्ग भी शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ है और नीचे एक लाइन ऐसी है जिनके पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, उसमें कमी है, उसको दुरुस्त किया जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, वो मैंने पहले ही कहा कि समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए तो हमने गरीबी भुखमरी सब पे काबू पा लिया। तो हाँ, गुरुप्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, बिल्कुल मैंने ध्यानपूर्वक सुना है मेरे दोनों साथियों की बातों को। और बिल्कुल देखिए, इस देश में सामाजिक छुआछूत के साथ आर्थिक छुआछूत भी था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत अच्छी बात कही हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने कि भाई सब तक कैसे पहुंचे। 48 करोड़ बैंक के खाते, 48 करोड़ बैंक अकाउंट्स प्रधानमंत्री जनधन योजना से खुले हैं, जिसमें पिछले 9 वर्षों में 28 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। मुझे लगता है कि ये आंकड़े हैं, ये तथ्य हैं, ये स्टैटिस्टिक्स आप जाकर के देख सकते हैं। और बार बार ये कहा जाता है कि भाई लोकतंत्र में ये समस्या है। देखिए, समस्या है और समस्या का समाधान हम सबको मिलकर के निकालना है। आपका अलग रास्ता हो सकता है, हमारा अलग रास्ता हो सकता है, लेकिन पिछले 9 वर्षों में लेकिन अगर सुनेंगे नहीं तो कैसे निकलेगा?
हाँ सर विजय जी रुकिए प्लीज प्लीज, समय कम है। हम लोग लोकतंत्र पे बात कर रहे थे और सबने एक दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुना है, तो मुझे लगता है कि आग्रह करता हूं आपसे, मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा। धन्यवाद जी। इसीलिए देखिए, और पिछले 9 वर्षों में सबसे बड़ा मानक क्या होता है, सबसे बड़ा मापदंड क्या होता है? 2014 से भी कहीं ज्यादा बड़ा मैंडेट, कहीं ज्यादा बड़ा जनादेश हमें 2019 में मिलता है, जहां हमें 303 सांसदों का आशीर्वाद भारत की जनता देती है। इसके पीछे 12 करोड़ शौचालय है, इसके पीछे 48 करोड़ बैंक के खाते हैं, इसके पीछे 4 करोड़ आवास हैं, इसके पीछे हर घर नल जल योजना है, इसके पीछे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके पीछे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि भाई बाढ़ को लेकर के उन्होंने मेरे साधारण प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि यमुना के 600 करोड़ का क्या हुआ, आपको बताना चाहिए। आम आदमी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का तस्वीर जरूर लगाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनी है। आम आदमी पार्टी के सांसद एक भी कोई SC ST OBC हो तो एक भी नहीं है। और आम आदमी पार्टी के लोग तानाशाह की बात करते हैं, आपके यहाँ एक ही कन्वीनर है जो कि शाश्वत कन्वीनर है। तानाशाह वो होता है जो अपने आप को हमेशा के लिए घोषित करते हैं अध्यक्ष के रूप में। आपके यहाँ सेकंड लाइन कौन है, आप बताइए ना। ओके सर, समय इतना ही है। ये सवाल यहाँ पे जो आपने पूछे, उन सवालों को जो है आगे डिबेट में जरूर बढ़ाया जाए, और लेकिन फिलहाल समय इतना। पर एक बात जो है इंपॉर्टेंट है, कोई भी समस्याएं तो हैं, ये बात सभी एक्सेप्ट करेंगे, और समस्याओं के समाधान के लिए हमको संवाद करना पड़ेगा, और संवाद करने के लिए संसद से बेहतरीन जगह क्या हो सकती है। उम्मीद यही करेंगे कि संसद में विपक्ष और पक्ष अपने अपने मुद्दे जरूर रखें, लेकिन संवाद होता हुआ दिखे तो कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अनुराग जी, विजय जी और गुरुप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। संसद के समक्ष मुद्दे में आज फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्ते।